नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी यूं ही नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, जो तमाम संवैधानिक पदों पर भी बैठे हैं, उन्हें संविधान से नफरत है। राहुल गांधी यूं ही नहीं कहते कि विपक्ष यह नहीं सोचेगा कि सदन कैसे चले, कितना स्मूथ चले, फ्रीक्वेंटली चले। विपक्ष यह सोचेगा कि कैसे जनता की आवाज सदन में उठे, और सत्ता पक्ष, नरेंद्र मोदी का सत्ता पक्ष यह पूरी कोशिश करेगा कि आवाज दबाई जाए सदन की, देश की और देशवासियों की। और राहुल गांधी यूं ही नहीं कहते कि अब हम संसद से सड़क तक हर जगह लड़ेंगे आपके लिए और आवाज बनेंगे आपकी, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जी हां, आज यही देखने को मिला। आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना अध्यक्षीय भाषण देती हैं, तो उस भाषण के दौरान वो तमाम जिक्र करती है, वो आपातकाल का जिक्र करती है। उसके पहले हमने देखा था लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी तरफ से आपातकाल का प्रस्ताव पढ़ा था, निंदा प्रस्ताव, 50 साल बता के, जबकि 49 साल हुए। बहरहाल जब यह निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, उस समय तमाम उन दलों के नेता बैठे हुए थे जिन लोगों ने उस आपातकाल का समर्थन किया। जैसे तेलुगु देशम यानी टीडीपी के जो प्रमुख हुआ करते थे, जो चंद्रबाबू नायडू के ससुर थे, वो उस समय इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। इसी तरीके से शिवसेना, जो आज को असलियत में वो नकली है लेकिन असली होने का दम भरती है कि बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर के वो कहती है तकनीकी तौर पे, वो शिंदे की शिवसेना, वो आज भाजपा के साथ बैठी थी और निंदा प्रस्ताव पर वोट कर रही थी, उस निंदा प्रस्ताव पर जिस पर बाला साहब ठाकरे समर्थन कर रहे थे, इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। वह दिन याद करिए जब आरएसएस से आए तमाम सारे लोग आज बोलते हैं, तब भाऊराव देवरस ने इंदिरा जी को चिट्ठी लिख करके समर्थन दिया था और इसे अनुशासन का कदम बताया था। याद कर लीजिए, याद करिए, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने इंदिरा गांधी के साथ खड़े होके कहा था यह उचित कदम है। वो आज या तो भारतीय जनता पार्टी में है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, और वो सब चिल्ला रहे। जो उस समय विरोध कर रही थी सीपीआईएम, वो आज कांग्रेस के साथ खड़ी थी। वो समाजवादी पार्टी, उस समय समाजवादी पार्टी नहीं होती थी, वो मुलायम सिंह यादव, वो लालू प्रसाद यादव, वो सारे लोग जो विरोध कर रहे थे, वो आज कांग्रेस के साथ खड़े थे और कह रहे थे आज इसका औचित्य क्या है, क्योंकि जबकि बात थी वो हो गया, संवैधानिक परंपराओं के विपरीत था और उसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में डलवाया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि संयुक्त सदन के अभिभाषण में इस तरह से डलाया जाए और उस पर बोला जाए तो कितना शर्मनाक होगा। ये संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ था, क्योंकि उस आपातकाल को इसी सदन ने अधिक बहुमत से, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी का ही सिर्फ कहें तो 350 से अधिक मत थे,
उसके बाद में उनके साथ जो खड़े थे उन सब के मिलाकर के उस समय तकरीबन 400 सांसदों ने सपोर्ट किया था आपातकाल का। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से सपोर्ट हुआ था और उसके बाद में राष्ट्रपति ने पास किया था। तो राष्ट्रपति अपना भी अपमान कर रही थी, राष्ट्रपति उस चुने हुए सदन का भी अपमान कर रही थी और राष्ट्रपति उस देश का भी अपमान कर रही थी। उन तमाम लोगों का अपमान कर रही थी जिन्होंने उस आपातकाल में, निश्चित रूप से उसमें कुछ गलत भी हुआ होगा, इस बात को इंदिरा गांधी ने खुद स्वीकारा था और 24 जनवरी 1978 को उन्होंने कहा था, कोई अपनी गलती माने न माने, जिनके कारण से आपातकाल की यह स्थिति आई वो अपनी गलती माने न माने, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेते हुए इसके लिए माफी मांगती हूं उन ज्यादतियों के लिए। आप सोचिए कितना बड़ा दिल था। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सभी ने इसको कहा कि जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा, लेकिन गलती वही होती है जिसके लिए माफी मांगी जाए। जो गलती पर गलती किए जाए, अपराध किए जाए और कहें कि हम ऐसे, जो आज संविधान को लेकर के दुहाई दे रहे थे, वही भारतीय जनता पार्टी, वही आरएसएस, वही लोग थे जो संविधान बनने पर उसकी मुखालफत कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे और संविधान के खिलाफ थे। संविधान को कह रहे थे इसमें मनुष्य संहिता शामिल नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं मानते। वह लोग थे, आज भी उनके खून में वही है। और यह दिख गया जब शशि थरूर ने अपनी शपथ ली सदस्यता की और उन्होंने जय संविधान बोला, तो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका, कहा जय संविधान बोलने की क्या जरूरत। इस पर उन्होंने कहा कि क्यों, तो उनका संविधान की आप शपथ ले रहे हैं, तो बिल्कुल सही शपथ ले रहे हैं। शपथ सदैव जीवित व्यक्ति की ली जाती है, जीवंतता की ली जाती है। तो हम संविधान को एक पवित्र ग्रंथ, पवित्र आत्मा मानते हैं भारत की, इसलिए उसकी शपथ लेते हैं और उसकी जय बोली जाती है। तो संविधान की जय बोलने से उन्हें तकलीफ थी। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने टोका कि जय संविधान बोलने से आपको क्या परेशानी है, इसको लेकर आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं। तो ओम बिरला खींच गए। ये वही ओम बिरला है जो संविधान की शपथ लेकर इस पद पर बैठे हैं। ये वही ओम बिरला है जो कल आपातकाल का प्रस्ताव जब पढ़ रहे थे तो कह रहे थे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जबकि संविधान के ही तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में ही यह चित्र है कि अनुच्छेद 352 से 360 तक उन्होंने ही यह प्रावधान किया है कि आपातकाल लगाया जा सके। उसी अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा था। तो यानी संविधान की धज्जियां तब नहीं उड़ी थी, अब उड़ रही हैं जब सदन में जो हो रहा, राष्ट्रपति इतना अभिभाषण पढ़ती हैं, वो धज्जियां उड़ा रही हैं। जो संविधान के बूते उस कुर्सी पर बैठी है, राज भोग रही है और राजशाही स्थापित हो रही है सिंगोल के साथ। सिंगोल लेकर के यह दिखाया जा रहा है कि अब प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, जबकि सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं है, यह सरकार सहयोगी दलों के उससे है, फिर भी वो झूठा अभिभाषण पढ़ती हैं और कहती हैं पूर्ण बहुमत से। तो बीजेपी के पास में 240 का आंकड़ा है, पूर्ण बहुमत नहीं है। तो यह भी गलत बोलती है। यह भी स्थिति है कि जहां कांग्रेस, यूथ कांग्रेस संसद के बाहर लाठियां खा रही थी, वाटर कैनन उस पर चल रहा था, पीटे जा रहे थे, बावजूद ये नीट के छात्रों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी सड़क पर बिल्कुल संसद के सामने उनके ऊपर लाठियां चली, सब कुछ हुआ, लेकिन वो लड़ रहे थे।
और इसी तरीके से चाहे जयपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे मुंबई हो, चाहे और तमाम सारे जगह हो, वहां पर भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार लड़ रहे थे कि बच्चों को इंसाफ दिया जाए, उनके साथ अन्याय न। और स्थिति यह है कि पिछले 5 सालों में जो एनटीए जब से बना है, एनटीए ने क्या किया है, 66 जो पेपर कराए हैं, उन 66 में से एक दर्जन पेपर जो है लीक हुए। 1 दर्जन पेपर में गड़बड़ियां पाई गई हैं और अब एक नई पाई जाएगी जो आप समझ सकते हैं। सामने आया है कि सीयूईटी यूजी की जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के जो बॉक्सेस पाए जा रहे हैं, वो बॉक्सेस खुले हैं, सील खुली हुई है, सारी चीजें ऐसी हैं। इसका मतलब धांधली कैसे होती है, यह चीज सामने और एनटीए के दफ्तर में वो हो रहा है, तो यह बताता है कि खेल कैसे किया जा रहा है। हर जगह वही खेल चल रहा है जो अदानी अंबानी का खेल नरेंद्र मोदी खेलते आए। इसके बाद पूरे भाषण में राष्ट्रपति ने एक बार भी जो कमर तोड़ महंगाई है उस पर जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिक्र नहीं किया एक बार भी बेरोजगारी पर, जिससे पूरा युवा तबाह है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो न पेपर लीक पे, न महंगाई पे, न इस पर। और सबसे बड़ी चीज, मणिपुर पर जिक्र नहीं। वो मणिपुर जो 13 महीने से अधिक हो चुका है, 250 से अधिक लोग मर चुके हैं, 50,000 से अधिक लोग बेघर हैं, तमाम लोग रोज अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं, रोज हमले हो रहे हैं, बावजूद इसके उस पर चर्चा नहीं। जब लोकसभा में मणिपुर के 2 जो एमपी हैं, उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने कहा मणिपुर को न्याय दो। बड़ी बात कही, मणिपुर को न्याय चाहिए। वो कुछ और नहीं मांग रहा है आपसे, न्याय मांग रहा है। और यह अन्याय किसने किया है? यह अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो संविधान से नफरत करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा में आज नफरत दिखाई दी स्पष्ट तौर पे। राहुल गांधी गलत नहीं कहते थे कि यह लोग संविधान बदलने की मंशा रखते हैं, चाहते हैं, यही इनका सच है। कुछ लोगों की जुबान से सामने आ गया, कुछ लोगों ने शपथ लेने के दौरान ही कह दिया कि हिंदू राष्ट्र, बरेली के सांसद ने भाजपा के कह दिया। तो आप समझिए, जय हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं तो इसका मतलब है आप उस संविधान के खिलाफ हैं जो संविधान सबको अधिकार देने की बात करता है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को, सबको विशेष संरक्षण की बात करता है, उसका विरोध होता है। वह दिखाई दिया कि जिस तरीके से लक्षद्वीप के में जहां फोटो खिंचवाई थी नरेंद्र मोदी ने, वहां पर किस तरीके से वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां की चीजों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध तरीके से जमीन कब्जाई जा रही है, और यह सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कर रहे हैं, गुजराती जाके कर रहे हैं। और उन गुजरातियों ने वहां पर, जब से नरेंद्र मोदी ने बोला है, वहां जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों की जमीन है उस पर वो नहीं कर सकते विशेष संरक्षण, लेकिन अवैध तौर पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसके बाद जो भीषण रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, तमाम सारे लोग मरे हैं, तमाम घटनाएं हुई हैं, उन पर कोई जिक्र नहीं है। और उन पर कोई जिक्र नहीं है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, वो किसी से क्या छिपा है और किस तरह की स्थिति, अब आप समझ सकते हैं। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, जब इस देश के अंदर यूपीए की, मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, उस 10 साल की सरकार में 109 आतंकी हमले हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार में 780 हमले हुए, 780 हमले। इसके बाद में जो जवानों की मौत थी, उस 10 साल में 139 हुई थी, और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 500 हुई है। इसके बाद में जो सिविलियंस है,
कांग्रेस के शासनकाल में 12 लोगों की मौत हुई थी और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 215 लोगों की हुई। ये मैं आधिकारिक आंकड़े बता रहा हूं। और उसके बाद बॉर्डर में जो वायलेशंस हैं, जो सीमा का उल्लंघन किया जाता है, उस मामले में कांग्रेस के शासनकाल में 563 घटनाएं हुई थी और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 5770 घटनाएं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह देश असुरक्षित हुआ है, जिस तरीके की स्थिति हुई। इन सब बातों को लेकर के जिस तरीके से स्पीकर की चेयर ने कल संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, संवैधानिक परंपराओं और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए, उस समय के तत्कालीन चुने हुए सांसद जो जनता की आवाज थे, जो राष्ट्रपति थे, उन सब के उसको अपमानित करते हुए जो प्रस्ताव पारित किया, उसको लेकर के केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने आधिकारिक चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि आप यह क्या कर रहे हैं, यह आप किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। तब इसको लेकर के संजय राउत बहुत अच्छा कहते हैं। वो कहते हैं आज जो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति का अभिभाषण है, वो वास्तव में उनका भाषण नहीं कहा जा सकता, यह सरकार का भी भाषण नहीं कहा जा सकता, यह असल में नरेंद्र मोदी का भाषण है, नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। और उस एजेंडे में ये, इससे आप समझ सकते हैं। तो आप इससे समझिए यह लोग संविधान से कितनी नफरत करते हैं। राजीव गांधी थे सरकार में, 425 सीटें थी कांग्रेस की, 414 सीधे तौर पे थी और इसके बावजूद वो कुछ भी बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी संविधान नहीं बदला। उन्होंने संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा उसे संरक्षित किया और बचाया। जो लोग करना चाहते थे वो नहीं करने दिया, जबकि अपनी पार्टी के कई सारे लोग थे, उन्होंने उसको दरकिनार किया, जिसके कारण उनकी पार्टी से तमाम लोग भाग गए। कुछ हिंदू थे जो भागे, कुछ मुस्लिम थे जो भागे, क्योंकि वो अपने हिसाब से सब कुछ चाहते थे। वही दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार, जो नरेंद्र मोदी बीजेपी 240 पे है, वो आज भी संविधान से नफरत कर रही है। उसकी संविधान से जो नफरत है, उससे आप समझ सकते हैं। झूठ बोलना और झूठ बोल करके सत्ता में बने रहना और उसके लिए पूरे ड्रामे करना, इसकी शिष्ट नहीं छिपा। जो मां गंगा से, कहते हैं हमारे यहां कहा जाता है कि अरे गंगा जल लेके वो कह दे, गंगा जल उठा ले, मतलब गंगा जल का को यदि आपने छू के कुछ कह दिया तो झूठ भी बोलेंगे तो सच माना जाए, क्योंकि कोई झूठ नहीं बोलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी गंगा में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं, उसका दिखाई देता है कि आज गंगा सबसे ज्यादा मैली हो गई है। क्यों हो गई है? नरेंद्र मोदी का पाप धोते धोते। तो जब यह स्थिति हो, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में जिस तरीके से हालात है, अयोध्या में देखिए, अयोध्या में पानी भर गया है, लोगों के घरों में भर गया है, जो विकास के नाम पे हजारों करोड़ रुपया वो किया गया है, उसका यह नतीजा है। तो यह बताता है कि किस तरीके से हुआ है, लूट हुई है, दलाली हुई है, सब कुछ हुआ है। और यही स्थिति जबलपुर में देखने को मिली, जहां जबलपुर में एयरपोर्ट बना, हजारों करोड़ का बना, उस एयरपोर्ट में सरकारी गाड़ी खड़ी और स्थिति यह होती है, उसका शेड जो अभी बना था वो गिर गया, कार टूट गई। तो आप समझिए, तो यह भ्रष्टाचार का मॉडल, यह मॉडल संविधान से नफरत का मॉडल है, यह मॉडल परंपराओं को तोड़ने का मॉडल है, और यह मॉडल सब कुछ बर्बाद करने का मॉडल है। इसलिए इससे बचने की जरूरत, यह देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए घातक। इसीलिए कल राहुल गांधी ने कहा कि एलओपी का मतलब आपकी आवाज है, आपके मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को लेकर सदन में हम लड़ेंगे, सदन के बाहर हमारी पार्टी लड़ेगी,
हम उसका प्रतिनिधित्व करेंगे निश्चित रूप से। और वो दिखाई भी दे रहा है कि आज जिस तरीके से कांग्रेस लड़ रही थी और सड़क पर संसद के बाहर ही उनके योद्धा बब्बर शेर लड़ रहे थे, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तमाम भाजपा के राज्यों में, लेकिन फिर भी वो डर नहीं रहे। यह खूबी है उनकी। तो इसीलिए इस देश के आजादी के सिपाही कांग्रेसी थे, संघी नहीं थे, कांग्रेसी थे। क्योंकि संघी होते तो थोड़े से झटके में जाके लेट जाते, पांव पकड़ लेते। यह इतिहास जय।